हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक मौर्य। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे लक्ष्य शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। तो हमने अपने पिछले वीडियो में कक्षा 10वीं के जो वीडियोस डाले थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के फिजिक्स के, तो उसमें केवल प्रकाश तक के चैप्टर्स का ही हमने एग्जाम्पल लिया था, प्रकाश तक के चैप्टर का ब्यौरा किया था। आज के इस वीडियो में हम अपने विद्युत और चुंबक दोनों चैप्टर्स का इक्वल सेट लाए हैं। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ लिखे गए हैं, कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ओम का नियम लिखिए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ओम का नियम लिखिए। हालांकि क्वेश्चन तो लिखा नहीं है, लेकिन मैं केवल आंसर लिखा हूँ। आज की वीडियो में केवल आंसर आपको मिलेगा, तो घबराइएगा मत। लेकिन हेडिंग जो है, हेडिंग से आप पता कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है ओम का नियम, तो आंसर होगा इसका, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, उसके बाद यदि किसी चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा कैपिटल आई हो तो V प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि कह रहा है ना, चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब विभवांतर अनुक्रमानुपाती धारा V प्रोपोर्शनल टू I। तो V बराबर आई आर। आप सभी लोगों को पता है कि कौन प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट R का यूज किया है। तो V बराबर आई आर, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और यदि V तथा I के बीच ग्राफ खींचे तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है विद्युत धारा किसे कहते हैं। वैद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, इसकी राशि लिखिए, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं। तो सब कुछ एक ही में। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, हालांकि दिखने में लगता है सदिश है, लेकिन होता है अदिश राशि। यदि किसी चालक में टी समय में क्यू आवेश स्थानांतरित हो तो आई बराबर क्यू बटे टी, क्यू बराबर आई इंटू टी। परंतु हम लोग जानते हैं मूल आवेश क्यू बराबर एन ई होता है। ठीक है, क्यू बराबर एन ई। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का अगर हम तुलना करेंगे तो क्यू क्यू सेम है, तो आई टी जो है वो एन ई के बराबर होगा। और आई का मान निकालते तो टी भाग करेगा, तो आई बराबर एन आई बटे टी। ये हो जाएगा फॉर्मूला। दो फार्मूले मिल जाएंगे आपको, एक आई बराबर क्यू बाई टी और एक आई बराबर एन ई बटे टी। और वैद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, और इसे कैपिटल ए से भी दिखाते हैं, एम्पियर को कैपिटल ए से भी कभी कभी दिखाते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 घातीय माइनस 18 कूलाम का धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। तो क्या दिया है हमें कि एक चालक पर क्यू कूलाम का आवेश है, मतलब 2.4 गुणे 10 घातीय माइनस 18 कूलाम। हमें एन का मान निकालना है। तो अभी देखो हमने क्या लिखा है इसमें कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। तो देखो प्लस में दिया है, चालक पर धनावेश है, तो चालक पर धनावेश है मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, Q बराबर एन आई। अब देखो इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे होगी, क्योंकि धन आवेश है। धन आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ऋण आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो जब धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो उसके मान लो कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब उसके जो आयतन होगा, उसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जब द्रव्यमान कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। ठीक है, और ऋण आवेश होगा तो ऋण आवेश का मतलब ऋणी होना, ग्रहण करना। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से और ले लिया तो उसके इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी। तो धनावेश है तो चालक में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। फॉर्मूला है Q बराबर एन आई से, तो एन निकालना है तो एन बराबर क्यू बटे ई। और Q का मान दिया है 2.4 गुणे 10 घातीय माइनस 18 कूलाम। ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 घातीय माइनस 19, इतना फिक्स होता है। ठीक है, तो मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आएगा 15 इलेक्ट्रॉन। एक बार फिर से देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर किसे कहते हैं। ठीक है, विभवांतर तो एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं।
माना Q0 कूलाम का कोई आवेश बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W है, तो VA माइनस VB बराबर W/Q0। देखो जहाँ से लेके जाना है उसमें से माइनस करेंगे, उसी को माइनस में रखेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि देख रहे हो B से A तक ले जाने में लिखा है तो A माइनस B लिखा गया है। ये बात हमेशा ध्यान देना कि जहाँ से लेके जाओगे उस वाले पद को आप माइनस में लिखोगे, ठीक है। तो VA माइनस VB बराबर W/Q, और मात्रक क्या हो जाएगा, W का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम का दूसरा नाम होता है वोल्ट। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम अपने अगले वाले वीडियोस में, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा कल सुबह तक आ जाएगा, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम केवल क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लेके आएंगे, हर चैप्टर से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो हर साल रिपीटेड रहेंगे, जो आने की संभावना इस साल ज़्यादा रहेगी, उसी को हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन है पहला, फिगर देख लो, अब लोग तो जानते हो। तो फिगर ऐसा रहेगा, उसके बाद फिगर में क्या, फिगर बनाने के बाद क्या करेंगे, देखो माना 3 तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े, आपको फिगर में भी दिख रहा है R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में, जिनके विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 हैं। जब बैटरी से इस परिपथ को आप जोड़ते हो तो प्रत्येक तार में एक धारा प्रवाहित होने लगती है, उस धारा को कहते हैं कैपिटल I, और तारों के बीच विभवांतर V1 V2 V3 है। तो आगे क्या करना है आपको, सिंपल ओम का नियम लिख के लगाना है। देखो विभवांतर V1 V2 V3 है, सब में तो सारे विभवांतर को जोड़ दो आप, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 समीकरण एक बना लो। उसके बाद क्या करना है, ओम के नियम आप जानते हो, V बराबर IR होता है, तो पहले वाले के लिए V1 बराबर IR1, दूसरे वाले के लिए V2 बराबर IR2, तीसरे वाले के लिए V3 बराबर IR3। इन तीनों का मान समीकरण एक में उठा के रख दो, तो V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तीनों में I कॉमन है, I को कॉमन कर लो, तो I कॉमन हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो V बराबर हम जानते हैं IR होता है, तो V की वैल्यू I रख दो, बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना बचेगा। यही होता है फॉर्मूला भी, कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं, क्या क्या है कि प्रत्येक तार में धारा समान होती है। देखो फिगर में देखो, एक ही धारा गई है केवल I, और विभवांतर क्या होता है, देखो अलग अलग है, पहले तार में V1, दूसरे तार में V2, तीसरे तार में V3। मतलब प्रत्येक तार में धारा समान होती है, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, और विभवांतर का मान कितना होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V। अगला क्वेश्चन है, मतलब उसी में दूसरा पॉइंट समांतर क्रम। तो ये समांतर क्रम का फिगर है। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, तो हम उसका निवारण जरूर करेंगे, उसका सलूशन जरूर भेजेंगे। फिगर देख लिया आपने, इसमें भी क्या करना है आपको, 3 सर्किट लेना है जिनका प्रतिरोध R1 R2 R3 होगा, और जो धारा प्रवाहित करोगे आप, वो धारा इस बार बट जाएगी, इस बार विभवांतर सेम होगा लेकिन धारा अलग अलग होगी, तो धारा जो होगी I1 I2 I3 होगी, ठीक है, वही लिखा गया है। सेम क्वेश्चन, इस बार धारा भिन्न भिन्न है, तो मतलब धारा जो होगा 3 धारा थी, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, फिर से आप ओम का नियम लगाओगे, तो वहाँ से आप I1 बराबर V1/R1, I2 बराबर V/R2 और I3 बराबर V/R3 कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद इन तीनों का वैल्यू समीकरण एक में रख देंगे, एक में रखने के बाद आपको मिल जाएगा I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। सब में से V कॉमन कर लो और I की वैल्यू V/R रख दो, क्योंकि I बराबर V/R होता ही है, हम पता है हमें, तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ही होगा। 3 प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जुड़े होंगे तब उनका तुल्य प्रतिरोध होगा, कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यदि 3 तार की जगह पे 2 तार होंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला उसका निकाल लोगे कैलकुलेट करके, कि R बराबर R1 R2/R1 प्लस R2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
वैद्युत शक्ति क्या होती है। ठीक है, वैद्युत शक्ति, तो वैद्युत शक्ति जो है किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर होता है डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू का मात्रक होता है जूल और टी का मात्रक होता है सेकेंड। मतलब पी का मात्रक, जो वैद्युत शक्ति का मात्रक होगा वो होगा जूल प्रति सेकेंड, और इसी का दूसरा नाम है वाट। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड या वाट, वाट नहीं वाट, वाट, ये वैद्युत शक्ति का मात्रक है। और इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो मैंने लिख दिए हैं, तो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो आप सभी लोग जानते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कैसा होता है कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा तीनों को इस प्रकार समायोजित करें कि वह एक दूसरे के लंबवत हो, तो मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। आप फिगर में भी देख सकते हो। अगर आप पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप फिगर बना के लिखोगे तो और भी अच्छा नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिगर का स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत मोटर किसे कहते हैं? कार्यविधि, संरचना एवं उपयोग, चित्र सहित उसके विभिन्न भागों को दर्शाइए। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो आप विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपने घर में मोटर देखा ही होगा, मोटर चालू करते हो तो पंपों से लाइन निकलता है, पानी निकलता है, सॉरी पानी निकलता है। ठीक है, वही वाला मोटर है। तो उस मोटर के बारे में देखेंगे कि मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत को लेके यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत लाइन के द्वारा ही चलता है मोटर जो चलता है आपका। ये सिद्धांत क्या होता है इसका, विद्युत मोटर का सिद्धांत? तो जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। यह है विद्युत मोटर का सिद्धांत। अगला है, ये देखो विद्युत मोटर का आंतरिक भाग का फिगर है। ठीक है, यही फिगर आपको एग्जाम में भी बनाना है। और फिगर में क्या क्या है? क्षेत्र चुंबक है, आर्मेचर है, विभक्त वलय है, ब्रूस है, बैटरी है। बस यही आपको बनाना है। फिगर ध्यान से देख लो और फिगर का स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं फिगर के बारे में। तो आपने देखा क्षेत्र चुंबक है, एन और एस क्षेत्र चुंबक है, आर्मेचर है, विभक्त वलय, ब्रूस। तो पहला क्षेत्र चुंबक, तो यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। आर्मेचर या कई फेरों वाली एक ABCD आर्मर एक कुंडली होती है जो चुंबक के ध्रुवों के मध्य NS के बीच में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। देखो आर्मेचर जो है वो N और S के बीच में रखा गया है। ठीक है, ABCD। उसके बाद विभक्त वलय और ब्रूस, यह पीतल का एक छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। ये दोनों भाग एक दूसरे से पृथक होते हैं। कुंडली का एक सिरा वलय के एक भाग से तथा दूसरे सिरा वलय के दूसरे भाग से जुड़ा होता है। इन भागों को पृथक पृथक दो कार्बन के ब्रूस स्पर्श करते हैं। इन ब्रूसों का संबंध एक बैटरी से होता है। एक ब्रूस से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है और दूसरे ब्रूस से धारा बाहर निकलती है। ये इसका हो गया। अगला है मोटर का कार्यविधि और उपयोग। तो मोटर का कार्यविधि क्या होता है, मतलब क्रियाविधि, मोटर काम कैसे करता है? तो जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजा AB पर एक बल नीचे की ओर तथा भुजा CD पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण कुंडली जो है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगती है, वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उनके सिरों पर विभक्त वलय के साथ के भाग भी घूमते हैं, परंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं ब्रूस से कुंडली से जुड़ा रहता है तथा ऋण ध्रुव माइनस वाला ध्रुव दाएं ब्रूस से कुंडली से जुड़ा रहता है। अतः कुंडली उसी दिशा में घूमना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, ये इसकी कार्यविधि है। मोटर का आप उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हो? तो मोटर का उपयोग करने के लिए आप बिजली का पंखा, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, मिक्सर, आटा पीसने की चक्की, इन आदि चीज़ों में आप विद्युत मोटर का उपयोग कर सकते हो। अगला है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। तो प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में क्या अंतर होता है? कई अंतर है। पहला, प्रत्यावर्ती धारा
जो है उसमें परिमाण और दिशा आवर्त रूप में बदलते रहते हैं। दिष्ट धारा में परिमाण और दिशा आवर्त रूप में बदलते नहीं हैं। प्रत्यावर्ती धारा को धारा मापने वाले उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, परंतु जो दिष्ट धारा को मापने वाले उपकरण होते हैं वो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत लेपन में इस धारा का उपयोग हम नहीं कर सकते। अगर हमें विद्युत चुंबक या विद्युत लेपन बनाना हो तो हम प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन दिष्ट धारा का उपयोग हम कर सकते हैं। अगला है कि ट्रांसफार्मर में जो धारा आती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और जो दिष्ट धारा है वो ट्रांसफार्मर में उपयोग नहीं की जाती। जो प्रत्यावर्ती धारा है वो दिष्ट धारा से अत्यधिक खतरनाक होता है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा का मतलब जो 11,000 वोल्ट से लाइट आएगी, अगर उसे जाके टच करो तो वो उड़ा देगी, आपको ख़त्म कर देगा आपकी कहानी। मतलब वो दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होता है। जो दिष्ट धारा होता है वो प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होता है, बात एक ही है। और दिष्ट धारा जो होता है वो इन्वर्टर वाला बैटरी वाला जो धारा आता है ना, इन्वर्टर, वो सब धारा होती है दिष्ट धारा। और प्रत्यावर्ती धारा में लास्ट है कि यह धारा चुंबकीय या रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। और जो दिष्ट धारा है यह चुंबकीय, रासायनिक और तीनों प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम लिखिए। तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का 2 नियम है। पहला नियम, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे परिपथ में प्रेरित धारा बहने लगती है। प्रेरित धारा तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और इसका द्वितीय नियम है कि परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर माइनस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ये है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। अगर और इस चैप्टर से एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, उसकी संरचना, कार्यविधि, सिद्धांत, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अंतर तो हमने लाया है, लेकिन समय के अभाव में हम उसका फिगर संरचना नहीं ला पाए। तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मोटर का है तो मोटर और जनरेटर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो मोटर जनरेटर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट हो फिजिक्स का, तो मैथ्स का, फिजिक्स का कोई भी डाउट हो, क्लास 10th 9th 11th 12th के बच्चे भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो 12th के बच्चों के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। और उन सभी बच्चों को जिनका इस बार बोर्ड का पेपर है 2023 में, अगर कोई भी क्वेश्चंस न समझ में आए, कोई भी टॉपिक्स न समझ में आए, तो आप कमेंट कर सकते हो। हम उसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे, आपको उसका सलूशन ज़रूर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यूमेरिकल्स।